हाय फ्रेंड्स, साइंस के रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने जीव विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था, उसी के अगली कड़ी आज है। आज हम देखेंगे वर्टिब्रेटा संघ को। वर्टिब्रेटा संघ 6 प्रकार के होते हैं। पहला है मत्स्य, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा, तीसरा है स्थलचर, जल स्थलचर एम्फीबिया, और चौथा है सरीसृप, पांचवा है पक्षी और छठा स्तनपायी। तो वर्टिब्रेटा संघ में पहला मत्स्य को देखेंगे। मत्स्य सल्क युक्त त्वचा होती है, इसमें असमतापी होती है, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होती है। द्विकक्षीय हृदय होते हैं इनमें। अंडज पाया जाता है यहाँ, और उदाहरण है इसके ट्यूना और रोहू। नेक्स्ट है दूसरा साइक्लोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा संघ का दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें जबड़े रहित कशेरुकी पाया जाता है। ये ईल के आकार का शरीर इनका होता है। सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है इनमें। उदाहरण है लैम्प्रे और मछली। लैम्प्रे है मछली, एक और है, नाम है मछली का। तीसरा होता है जल स्थलचर एम्फीबिया। इसमें होता है श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा इसमें पाया जाता है। त्रिकक्षीय हृदय होते इसमें। फेफड़े एक वृक्क इनमें होते हैं, किडनी होता है इसमें। जल व स्थल दोनों पर निवास कर सकते हैं ये। उदाहरण है इसके मेढक और टोड। चौथा देखेंगे हम लोग, इसका नाम है सरीसृप। सरीसृप में ये असमतापी होते हैं, सल्क युक्त होते हैं, त्रिकक्षीय हृदय होता है इनमें, कठोर कवच युक्त अंडे देते हैं ये। उदाहरण है कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। पांचवा होता है पक्षी। पक्षी में देखेंगे हम लोग समतापी होते हैं पक्षी भी। समतापी मतलब वार्म ब्लडेड। 4 कक्षीय हृदय होता है इनमें। परों से ढका शरीर होता है इनमें। उदाहरण है सभी पक्षी। छठा होता है स्तनपायी। स्तनपायी में देखिए ये भी समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड। 4 कक्षीय हृदय इनमें भी होता है। दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। शिशुओं को जन्म देते हैं। उदाहरण चूहा, मनुष्य, चमगादड़। नेक्स्ट टॉपिक है मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ संघ है। नाम को संघ से हम संबंधित करेंगे। जेलीफिश जो है यह होता है नाइडेरिया या नीडेरिया संघ से संबंधित। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। नाम तो मछलियों जैसा होगा दोस्तों, लेकिन ये मछली नहीं होते हैं, ये दूसरे जीव होते हैं इनका, लेकिन नाम एकदम लगेगा आपको कि मछली ही होता है। तो आप बिल्कुल एग्जाम में कंफ्यूज ना करेंगे, क्योंकि ये मछली से भिन्न होते हैं। जेलीफिश का जो नाइडेरिया संघ से संबंधित होता है, जिसे नीडेरिया भी कहा जाता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। कटल फिश मोलस्कस से संबंधित है। हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा से संबंधित है। डेविल फिश मोलस्कस से संबंधित है। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। रेजर फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है सरीसृपों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, उत्तर है गीला मॉन्स्टर हिलोडर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है संसार का सबसे जहरीली सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड ताइपन। बिल बनाने वाली छिपकली है मेबुइया या सिंकिक। सरीसृपों का युग कहलाता है मिसोजोइक युग। नेक्स्ट टॉपिक है पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, जो भनभनाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरीग्रीन फॉल्कन, या इसी के नाम पर एक फॉल्कन हवाई जहाज का नाम रखा गया है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है, वाक यंत्र जिससे वो बोलते हैं उसको शब्दिनी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को श्रिंक्स बोला जाता है दोस्तों।
सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स, ये जुरासिक युग में पाया जाता था दोस्तों। भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियां हैं। देखिए ये वास्तविक मछली लेकिन इनका नाम भिन्न होता है। तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली होती है। फ्लाइंग फिश ये भी मछली है। पाइप फिश ये भी मछली है। पैडल फिश ये भी मछली है। गोल्ड फिश मछली है। ग्लोब फिश मछली है। कैट फिश मछली है। डॉग फिश मछली है। फिर से देखते हैं परीक्षा दृष्टि से संबंधित तथ्य। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है मगरमच्छ। अंडे देने वाले ओविपेरस स्तनपायी जीव हैं एकिडना एवं प्लेटिपस। नेक्स्ट बिंदु, भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग। सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है तिलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाले जीव हैं कंगारू चूहा। कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकल। गेहूं प्लस राई को ट्रिटिकल बोला जाता है। अफीम पोस्ता पौधा का कौन सा भाग होता है? तो यह अधपका फल होता है। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नोस्कापीन, मॉर्फिन, हेरोइन। अब देखेंगे दोस्तों जलीय स्तनपायी ब्लू व्हेल। पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी है ब्लू व्हेल। विशालतम दांत वाली मछली को स्पर्म व्हेल बोला जाता है दोस्तों। सबसे विशाल इसका दांत होता है स्पर्म व्हेल। समुद्री शेर भी एक प्रकार का जलीय स्तनपायी होता है। सील या फोका भी जलीय स्तनपायी है। वालरस भी जलीय स्तनपायी है। डॉल्फिन तो है ही जलीय स्तनपायी। समुद्री गाय भी जल स्तनपायी है दोस्तों, स्तनपायी। एक बार फिर से नाम पढ़ देते दोस्तों जलीय स्तनपायी का। ब्लू व्हेल पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाले व्हेल। समुद्री शेर सील या फोका। वालरस, डॉल्फिन, समुद्री गाय, ये सभी जलीय स्तनपायी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे दोस्तों स्तनधारी। स्तनधारी को इंग्लिश में मैमेलिया बोला जाता है दोस्तों। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले स्तनधारी उदाहरण हैं एकेडिना और स्टेपिस उदाहरण हैं अंडे देने वाले स्तनधारी के, जिन्हें प्रोटोस्थीरिया वर्ग में रखा गया। यूथीरिया स्तनधारी के एक प्रकार है और इसमें आते हैं पूर्ण विकसित शिशु का जन्म देने वाले। उदाहरण है इसमें कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। यूथीरिया भी इनको कहा जाता है। सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। मेटाथीरिया में अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले को मेटाथीरिया कहा जाता है। विकसित होने तक मार्सुपियल थैली में बच्चों का रख रखाव करते हैं। उदाहरण कंगारू। जीवों के नामकरण की द्विनाम पत्ती का देखेंगे हम लोग दोस्तों। इसके जनक को कैरोलस लीनियस कहा जाता है। लैटिन भाषा के 2 शब्द एक्स और वाई, जिसमें एक्स वंश जीनस का सूचक है और वाई जाति स्पेसीज का सूचक है। महत्वपूर्ण जीवों के वैज्ञानिक नाम देखेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण तो इंसान ही है, तो इंसान का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस टॉरस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस फैमिलियारिस। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। आम का वैज्ञानिक नाम तो मालूम ही होगा मैंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटीनम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका। कोशिका का परिभाषा यह है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है।
कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक का जो पुस्तक है उसको माइक्रोग्राफिया कहा जाता है, जिसमें कोशिका शब्द का उल्लेख किया गया है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन तथा स्वान को कहा जाता है। कोशिका के प्रकार देखेंगे दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है कोशिका का प्रकार। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में केंद्रक और केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अनुवांशिक पदार्थ यहाँ उपस्थित होते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति इसमें होती है। राइबोसोम ही यहाँ अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। उदाहरण जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। राइबोसोम यहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में देखेंगे दोस्तों, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है दोस्तों। यहाँ जो आगे चलकर जो हमारे जो वंशावृद्धि में सहायक होता है वो हिस्टोन प्रोटीन ही होता है। उदाहरण पेड़ पौधों एवं जीव जंतु। कोशिका के प्रमुख भाग देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो सबसे पहले जो कोशिका भित्ति होता है उसको देखेंगे। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान है। सेल्यूलोज से निर्मित होता है। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है दोस्तों, सिर्फ पादप में होता है। राइबोसोम का नामकरण जो किया था उनका नाम है रॉबर्ट द्वारा इनका राइबोसोम का नामकरण किया गया। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोम। अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करता है अल्टमैन, जो 1886 ईस्वी में खोजा था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का। नामकरण बेंडा द्वारा किया गया इसका। श्वसन संबंधी क्रियाएं जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं ये। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है इसको दोस्तों। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। अंतःप्रदवी जालिका को अब देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है अंग हमारा अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है जो अंतःप्रदवी जालिका। तो कोशिका के प्रमुख 4 भाग को हम लोगों ने देखा अभी तक। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अंतःप्रदवी जालिका को। नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग दोस्तों कोशिका के प्रमुख भाग को। कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी बोला जाता है उसको, और लवक। तो केंद्रक के बारे में देखेंगे हम लोग। केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है, जिन्होंने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। केंद्रक अनुवांशिक पदार्थ का स्रोत है। लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम का अन्य नाम आत्मघाती थैली बोला जाता है इसको, इंग्लिश में सुसाइडल बैग बोलेंगे। खोजकर्ता डी डुए 1958 में किया था इनका खोज। गोल्जी काय में निर्माण होता है लाइसोसोम का। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होते हैं ये। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में खोज किया था इन्होंने। क्रियात्मक इकाई इसका है सिस्टनी। अन्य नाम है इसका गोल्जी उपकरण। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन करता है गोल्जी काय। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है गोल्जी काय। लवक के बारे में देखेंगे दोस्तों। केवल पादपों में उपस्थित हरित लवक। खोजकर्ता हैकेल 1865 ईस्वी में खोज किया गया था इसका दोस्तों। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिए एक अंग देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो अंग होता है कोशिका भित्ति वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो लवक अंग है वह पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारक काय अंग
पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे दोस्तों। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, उसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। जीनोटाइप है जीवों का अनुवांशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारित होता है उन्हें सरीसृप कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन व लिपिड से। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं लवकों के प्रकार। लवकों को प्लास्टिड बोला जाता है दोस्तों। अवर्णीय लवक को इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक रंगहीन लवक होते हैं और इनका संग्राहक उत्तक या अवस्थिति जो बोलेंगे जड़ एवं भूमिगत तनों में होता है। नेक्स्ट है वर्णीय लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन लवक होते हैं। इनकी अवस्थिति पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में। उदाहरण इसके हैं टमाटर का रंग लाल होने का कारण जो होता है यह वर्णीय लवक का है। इसका नाम होता है वर्णीय लवक का लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग में जो वर्णीय लवक होते हैं उसको बोला जाता है लाइकोपीन। गाजर का रंग जो होता है उसको बोलते हैं कैरोटीन। और चुकंदर का लाल में विटामिन पाया जाता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है और पादपों की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ये वर्णीय लवक जो होता है पादपों की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करते हैं। हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन बोला जाता है जो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करते हैं। अब हरित लवक को देखेंगे दोस्तों। इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। हरा रंग होता है इसका। क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अवस्थिति है पत्तियों में। पौधों से प्राप्त उत्पाद को देखेंगे दोस्तों। उत्पाद जो है एक तरफ है और एक तरफ है पादप अंग। तो उत्पाद में अदरक है। अदरक का जो पादप अंग है उसको प्रकंद बोला जाता है दोस्तों। आलू एक प्रकार स्तंभकंद है और इसका या रूपांतरित तना भी इसको बोला जाता है। लहसुन सल्ककंद है। सूरन घन कंद है। गन्ना रूपांतरित तना है। सलजम रूपांतरित जड़ है। गाजर रूपांतरित जड़ है। शकरकंद रूपांतरित जड़ है। लौंग पुष्पकलिका है। केसर पुष्पवर्तिका है। लौंग पुष्पकलिका है। केसर पुष्पवर्तिका है। हल्दी प्रकंद है। नेक्स्ट है परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु। नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। नेक्स्ट देखेंगे जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। प्रकमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण मोलिकुलर कंट्रोल एपोप्टोसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का परिभाषा ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। इन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। अब मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम को देखेंगे दोस्तों। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तीसरा है पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रेशन। अन्य नाम इसका है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बिंदु है जीन। जीन से पहले हम लोग जीन को ही पहले देखते हैं उसके बाद देखेंगे क्रोमोसोम को।
आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। जीनों का अनुक्रम देखेंगे हम लोग। उत्परिवर्तन जो होता है अनुक्रम आधार में परिवर्तन, फिर उसके बाद जीनोम, जीनों का अनुक्रम, फिर अनुवांशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अस्थि सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जीन। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन होता है। जीनोम चित्रण जो होता है, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन होता है। जीन का नामकरण करता विल्हेम जोहानसेन 1909 ईस्वी में इन्होंने किया था इसका नामकरण। क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोला जाता है दोस्तों। इसका खोजकर्ता जो थे कार्ल विल्हम हैं वोन नागिली 1842 ईस्वी में। अनुवांशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है क्रोमोसोम। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर है। क्रोमोसोम का नामकरण वाल्डेयर 1888 ईस्वी। खोजकर्ता कार्ल विल्हम है 1842 और नामकर्ता है वाल्डेयर 1888 ईस्वी। नेक्स्ट जंपिंग जीन या प्लवमान जीन। जंपिंग जीन को हिंदी में प्लवमान जीन बोला जाता है दोस्तों। इसका सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग हुआ था। खोजकर्ता है बारबरा मैकिलटॉक, यूएसए के हैं। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था इसके लिए 1983 में। ऐसे अनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ होते हैं उन्हें जंपिंग जीन कहा जाता है। ऐसे अनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं उन्हें जंपिंग जीन या प्लवमान जीन कहा जाता है। ट्रांसपोजन, कोशिकाओं में डीएनए के खंड को ट्रांसपोजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डीएनए और आरएनए में संबंध में जो होता है, तो जब डीएनए से कोई सूचना आरएनए को भेजी जाती है उसे अनुलेखन कहा जाता है। अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब आरएनए से रिवर्स होता है सूचना तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो वायरस होते हैं उसमें जो होते हैं अनुवांशिकी पदार्थ वो होते हैं आरएनए। तो आरएनए फिर वहाँ मेन अनुवांशिक लक्षण वाला होता है तो वो फिर वहाँ डीएनए को आदेश देता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जो इंसान जो विकसित है उनमें डीएनए ही अनुवांशिक लक्षण का वाहक होता है। इसमें जो डीएनए आरएनए को मैसेज भेजता है उसको अनुलेखन बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं डीएनए को। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बना होता है ये और फॉस्फेट इसमें पाया जाता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए की खोजकर्ता स्विस रसायन शास्त्री मतलब केमिस्ट्री से जो संबंधित थे वो फ्रेडरिक मिशर 1869 ईस्वी में इन्होंने किया था। कुंडलीकार विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन ने 1953 में किया था। जो इसका कुंडली का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका दोस्तों, क्योंकि कुंडलीकार जो होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है उसका 1953 में इतना ही खाली आप याद रखिएगा। डबल हेलिक्स जो होता है इसका, यह न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था, जिन्हें बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए के मुख्य प्रकार। आरएनए के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। पहला होता है टीआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए, तीसरा होता है आरएनए। टीआरएनए में का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल का राइबोसोम पर जो लाना होता है वो टीआरएनए के द्वारा ही होता है। दूसरा होता है एमआरएनए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश भेजता है। जो संदेश भेजने वाला काम एमआरएनए करेगा। प्रोटीनों केंद्रक से जो बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश भेजता है एमआरएनए। आरआरएनए
का अर्थ होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का कार्य होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, डीएनए में उपलब्ध यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है उसे टायरोसिन बोला जाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। राइबोसोमल होते हैं आरएनए। साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंदु डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए जो होता है उसको डीऑक्सी राइबोस शर्करा से बना होता है और इसमें बेस जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसकी अवस्थिति मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लौक में होता है। आरएनए के बारे में देखेंगे, राइबोज शर्करा से बना होता है आरएनए। इसका बेस जो होता है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। जो डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इसमें 4 तो सेम होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है उसके स्थान पर इसमें यूरोसिल बोलते हैं, तो टी की जगह यू इसमें आ जाएगा। आरएनए की अवस्थिति केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में दोनों में होती है। जैव उर्वरक देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों। दलहनी जो पौधा होता है उसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो क्या करते, वो जड़ में पाए जाते हैं। तो जब दलहन में मुख्य दलहनी फसलें होते हैं जो जिनमें नाइट्रोजन ये जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है, चना, मटर, सेम और अरहर, ये मुख्य दलहनी फसलें हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु इनके जड़ों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक जीवाणु, फसल एक तरफ है एक तरफ जीवाणु है, तो देखेंगे दोस्तों सोयाबीन में जो जीवाणु होता है उसको राइजोबियम जैपोनिकम कहा जाता है। 3 पत्तीय घास में जो होते हैं जीवाणु उसको राइजोबियम ट्राइफोली कहा जाता है। लूसर्न में जो जीवाणु होते हैं लाइजोबियम मेलिलोती कहलाते हैं। जलीय फर्न एनाबीना एजोली इनको कहते हैं। मोनेरा माइक्रोफाइला फसल में जो जीवाणु होते हैं उसको नोस्टोमस्कोरम कहा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं क्लास को। और यदि आपको मेरा ये प्रयास मददगार लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मैं आपके लिए साइंस के रैपिड सीरीज़ के बहुत सारे वीडियो लाऊंगा जिसमें चित्रात्मक प्रस्तुति के द्वारा पढ़ने में मज़ा आएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।